स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 उपसह संयोजी यौगिक। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 उपसह संयोजी यौगिक। उपसह संयोजी यौगिक, ये आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे अपना 9th वाला भी। अभी हमने पिछली वीडियो में 10th चैप्टर शुरू करा था, अब हम इसमें 9th चैप्टर भी शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो 9th चैप्टर है वो है हमारा उपसह संयोजी यौगिक। और यहाँ जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्विक लवण। ठीक है, यहाँ जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, द्विक लवण पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ द्विक लवण का मतलब होता है दो लवण। ठीक है, वे यौगिक जिनमें कम से कम दो लवण परस्पर संयुक्त होते हैं क्या कहलाते हैं, द्विक लवण। और यहाँ एक चीज़ और भी होती है इनमें, द्विक लवण की जो खास बात होती है वो ये भी होती है कि जो द्विक लवण होते हैं जब हम इन्हें जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये अपने अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। ठीक है, अवयवों में विभक्त हो जाते हैं। चलिए मैं यहाँ से पहले आपको ये समझा देता हूँ कि लवण किसे कहते हैं। लवण को आप समझिए, जब भी हम किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से कराते हैं, अम्ल प्लस क्षार, तो जब भी अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण बनेगा जी। और लवण के साथ में बनेगा जल। तो यहाँ दो बनते हैं, एक लवण और दूसरा जल। किसी भी अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करा दीजिए, जैसे कि आप नॉर्मल जानते हैं HCl एक अम्ल है और NaOH एक क्षार है, इनकी रिएक्शन करा देंगे तो H किसके साथ में OH के साथ जुड़ जाएगा और Cl किसके साथ जुड़ जाएगा, Na के। तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, साधारण नमक बन जाएगा और प्लस में H2O। तो ये जो है ये क्या है, एक प्रकार का लवण है। ठीक है, तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं किसकी कर रहे हैं, द्विक लवण की कर रहे हैं। द्विक लवण वे लवण होते हैं जिनमें कम से कम दो लवण जुड़े हुए होते हैं और इसे काय में घोल देंगे हम जल में तो ये अपने अवयव में विभक्त हो जाएगा। चलिए अब यहाँ आप ध्यान से समझिए जो इसमें द्विक लवण होते हैं। द्विक लवण हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल में इसका 10th क्लास में आपने फिटकरी पढ़ा होगा, आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूँ। फिटकरी पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में। तो जो फिटकरी है वो एक प्रकार का क्या है, द्विक लवण है। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल्थराइज और डॉट 24H2O, ये है इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है। अब आप इसे ध्यान से समझिए, जो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। जब हम फिटकरी को जल में घोल देंगे, फिटकरी को हमने काय में घोल दिया है, जल में, तो सबसे पहले ये जिन जिन लवणों से मिलकर बना हुआ है उनमें विभक्त हो जाएगा। एक तो यहाँ बन जाएगा K2SO4 और यहाँ प्लस में दूसरा क्या बन जाएगा, यहाँ Al2SO4 का होल्थराइज और प्लस में कितना आ जाएगा इसके 24H2O, ये बन जाएगा इसमें। अब हम क्या काम करेंगे, इसे हम जल में अभी इसकी रिएक्शन नहीं रुकेगी, यहाँ से भी आगे चली जाएगी और एक इसके बाद जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन ये होगी कि जो दो K थे वे अलग हो जाएंगे, 2K प्लस ये कुछ नहीं आएगा, 2K प्लस प्लस SO4 अलग हो जाएगा इसमें से, SO4 2 माइनस 2Al अलग हो जाएंगे, 2Al 3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। ये देखिए ध्यान से, ये 2Al अलग और 3SO4 अलग, प्लस में 24H2O। जब हम ये रिएक्शन को आगे करके लिखेंगे तो इसे हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते थे, 2K प्लस प्लस 2Al 3 प्लस और प्लस 4SO4 2 माइनस प्लस 24H2O, ये बन जाता। मैं आपको यहाँ केवल एक छोटी सी जो बात समझाना चाह रहा हूँ, ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब हम फिटकरी को जल में घोल देते हैं तो ये काहे का टेस्ट देता है, पोटेशियम का भी देता है, एल्यूमिनियम का देता है, सल्फेट का भी देता है और जल का टेस्ट नहीं देगा, जल में तो घुला हुआ ही है। तो इन तीन आयनों का टेस्ट ये हमें देगा, K का टेस्ट देगा, Al का देगा और SO4 2 माइनस आयन का भी हमें टेस्ट देगा। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जो द्विक लवण होते हैं जब इन्हें जल में घोल दिया जाता है तो ये जिन अवयवी आयनों से मिलकर बने हुए होते हैं, देखिए 3 से मिलकर बना हुआ था, उनका ये परीक्षण देते हैं। ठीक है, जब हम बात करेंगे किसकी, इसमें जटिल लवण की या संकुल लवण की, तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा जैसा कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अब हम समझ लेते हैं इसमें 1 मिनट के लिए, जटिल या उपसह संयोजी यौगिक या संकुल लवण। ठीक है, तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं अब इसमें जटिल लवण
कई सारे नाम आ जाते हैं, तो मैं आपको इस वजह से समझा रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ में आता रहे। जटिल लवण या उपसह संयोजी यौगिक जटिल लवण या उपसह संयोजी यौगिक या संकुल लवण। संकुल लवण, ठीक है। ये कुछ नाम है इसके, एक की ये इतने सारे नाम हैं, तो आप इन्हें ध्यान से समझिए। चलिए मैं एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ इसका। ये मैंने लिख दिया है यहाँ K4 FeCN का होल 6। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है। ये एक प्रकार का क्या है, ये जटिल लवण या उपसह संयोजी यौगिक या फिर क्या है, संकुल लवण, ठीक है, जो हमने लिया हुआ है। जब हम इसे जल में घोल देंगे, तो ध्यान से समझते रहिए, जब हम इसे जल में घोल देंगे तो जल में घोलने पर ये किस किस का टेस्ट देता है, पोटेशियम आयन का टेस्ट देता है एक तो, और ये एक टेस्ट देता है फेरोसाइनाइड आयन का FeCN का होल 6 4-, ठीक है। ये दो ही टेस्ट देता है, एक तो इसका टेस्ट देगा इसका फेरोसाइनाइड आयन का, और दूसरा किसका देगा, पोटेशियम का। मगर अब एक मिनट के लिए समझिए कि ये बना कैसे था। ये कुछ इस प्रकार से बना था, 4KCN थे, 4KCN प्लस, और इसके साथ में बना हुआ था यहाँ FeCN का होल 12। जब इनकी रिएक्शन हुई थी तब ये जाके बना था, तो रिएक्शन होने पे यहाँ बन गया था हमारे पास में K4, और यहाँ बना हुआ था इसमें FeCN का होल 6, ये बन गया था, ठीक है। जब हमने इसे जल में घोल दिया, तो जल में घोलने के बाद में इसने किस किस का टेस्ट दिया, केवल टेस्ट दिया है 4K प्लस का और FeCN का होल 6 4- का। ये दो टेस्ट इसने दिए हैं, एक पोटेशियम आयन का और दूसरा इसमें फेरस साइनाइड आयन का टेस्ट इसने दिया है। तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, ये एक प्रकार का हो गया है जटिल या संकुल लवण। अब आप सोच रहे होंगे क्यों कह दिया है ऐसी बात, जटिल या संकुल लवण किस बेस पे इसे बता दिया है। चलिए मैं समझाता हूँ आपको। जो द्विविक लवण होते हैं, जब हम इसे जल में घोलते हैं तो ये अपने उन्हीं सभी अवयवी आयनों में विभक्त हो जाते हैं जिनसे ये मिलकर बने हुए होते हैं। पर जब हम जटिल आयनों को जल में घोलते हैं तो ये उन सभी आयनों का टेस्ट नहीं देते हैं जिनसे मिलकर ये बने हुए होते हैं। देखिए जब अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो K पे क्या आ जाएगा प्लस और CN पे आ जाएगा माइनस, और ये जो हमारे पास में Fe था, Fe पे आ जाएगा 2+ और CN पे फिर से माइनस। तो किस किस से मिलके बना था ये बना था किससे, पोटेशियम से, साइनाइड से और फेरस से। अब इन आयनों का टेस्ट इसे देना चाहिए था, देता जब अगर ये द्विविक लवण होता, ठीक है, देना चाहिए था अगर ये द्विविक लवण होता, मगर इसने टेस्ट नहीं दिया है। किसका टेस्ट दिया है इसने टेस्ट दिया है संकुल आयन का। जब इसने संकुल आयन का टेस्ट दिया है या जटिल आयन का टेस्ट दिया तो ये एक प्रकार का क्या है, जटिल आयन या संकुल आयन है। और ये जो यौगिक है ये हमारा क्या है, ये हमारा जटिल लवण है या उपसह संयोजी यौगिक या फिर हमारा संकुल लवण, ये जो हमें यहाँ प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो मेरे विचार से आपको जटिल लवण समझ में आ गए होंगे। जटिल लवण का ही हमें आगे प्रयोग करना है और बाद में जटिल लवण की ही हमें पढ़नी है नामकरण की UPSC पद्धति। अब मैं जो आपको यहाँ एक दूसरी चीज़ समझाना चाह रहा था, वो मैं यहाँ आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये समझाना चाह रहा था मैं आपको कि जो अभी हमने एक एग्जाम्पल जो लिखा था ये, इसमें इनका हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे कि ये हमने लिखा था यहाँ K4 और यहाँ हमारे ब्रैकेट में था यहाँ Fe और यहाँ था हमारे पास में CN का होल 6, कुछ इस प्रकार से बना हुआ था। मैं आपको ये बताना चाह रहा था, ये जो K4 लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट के बाहर लिखे होते हैं, इन्हें हम बोल देते हैं प्रतिआयन, इन्हें हम बोल देते हैं प्रतिआयन। और ये जो ये लिखा हुआ होता है शुरू में, ये होता है हमारा केंद्रीय धातु आयन, ये जो हमारा शुरू का है, ठीक है, ये होता है हमारा केंद्रीय धातु आयन। और ये जो हमारे बाद में होता है CN, ये जो CN जहाँ जुड़ा हुआ है ये हमारे होते हैं लिगैंड, ठीक है। और ये जो आपको ये ब्रैकेट सा दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट से वो बोल देते हैं हम उपसह संयोजी परिसर। अब अगर इनकी डेफिनेशन की आवश्यकता आपको पड़ेगी तो डेफिनेशन आप यहाँ से ही समझ जाओगे। चलिए मैं समझा देता हूँ।
ये उपसह संयोजी परिसर है। उपसह संयोजी परिसर में लिगैंड और दूसरा क्या है, केंद्रीय धातु आयन। तो हमें डेफिनेशन देनी है किसकी, केंद्रीय धातु आयन की। तो हम लिख देंगे कि उपसह संयोजी परिसर में स्थित, ठीक है, लिगैंडों से घिरा हुआ, सॉरी इस प्रकार से नहीं देने के हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन जो है हम दूसरे तरीके से देते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ पहले। तो इसमें क्या होगा, जो यहाँ एफ है वो CN से चारों ओर से घिरा हुआ है। तो इसमें हम बोल देंगे कि उपसह संयोजी परिसर में लिगैंडों से चारों ओर से घिरा हुआ परमाणु को क्या बोल देंगे, इसमें हम केंद्रीय धातु आयन। अगर हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से नहीं देना चाह रहे हैं, कुछ अलग प्रकार से देना चाह रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से दे देंगे कि उपसह संयोजी परिसर में उपस्थित वह धातु आयन जो चारों ओर से लिगैंडों से घिरा हुआ होता है। ठीक है, उपसह संयोजी परिसर में उपस्थित वह धातु आयन जो चारों ओर से लिगैंडों से घिरा हुआ होता है, केंद्रीय धातु आयन कहलाता है। जब हमें लिगैंडों की डेफिनेशन देनी होगी तो इसकी भी हम ऐसी देंगे कि उपसह संयोजी परिसर में केंद्रीय धातु आयन के चारों ओर उपस्थित उदासीन अणु या ऋणायन जो केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देते हैं, लिगैंड कहलाते हैं। प्रत्यायन वे होंगे जो इस उपसह संयोजी परिसर के बाहर उपस्थित होंगे। उपसह संयोजी परिसर को कोई पूछना चाहेगा तो हम बता देंगे इसे कि लिगैंड तथा केंद्रीय धातु आयन को जिस ब्रैकेट में लिखा जाता है या जिसके अंदर लिखा जाता है उसे, जिस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है उसे उपसह संयोजी परिसर कहते हैं। अब इसमें एक नाम और छोटा सा आ जाएगा, एक नाम यहाँ जाता है हमारे इसमें ही, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। अब जो समन्वय संख्या होती है, समन्वय संख्या बराबर होती है उपसह संयोजी बंधों की संख्या के बराबर। उपसह संयोजी बंधों की संख्या के बराबर। याद रखिए, जो समन्वय संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है उपसह संयोजी बंधों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, तो मैं 1 मिनट आपको इसमें दिखा देता हूँ। तो इसमें जो हमारे जो लिखा हुआ था हमारे पास में ये K4 और यहाँ हमें क्या चमक रहा था, इसमें FeCN का होल 6। तो इसमें जो उपसह संयोजन संख्या है वो 6 है। क्यों? क्योंकि CN जो है वो एक दंती लिगैंड है और यहाँ जो इसकी संरचना है कुछ ऐसे है, K4 बाहर हैं इसमें। चलिए 1 मिनट इसे रफ कर देता हूँ, लंबी लंबी लाइन खिंच जाती है। ठीक है, ये है हमारे पास में K4 और यहाँ जो Fe है वो Fe बीचों बीच है और इसमें 6 और से लिगैंड घेरे हुए हैं, 1 2 3 4 ऐसे से करके। एक CN यहाँ है, एक CN यहाँ है, एक CN यहाँ है, एक CN यहाँ भी है इसमें CN, एक CN यहाँ भी है, एक CN यहाँ भी है और ब्रैकेट बंद है, ये माइनस नहीं दिखाएंगे अभी। ठीक है, ये कुछ इस टाइप से इसका ब्रैकेट बंद है। तो यहाँ 6 और से गिरा हुआ है। तो कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने, 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ जो उपसह संयोजन संख्या समन्वय संख्या होगी वो बराबर कितनी होगी, 6 होगी। उपसह संयोजन संख्या समझ में नहीं आई है तो मैं आगे आगे आपको लगातार बताता हुआ चलूँगा कि किसमें उपसह संयोजन संख्या का मान कितना है और कितना नहीं है, तो उसे आप वहाँ से ही समझते हुए चलेंगे। मैं बताता रहूँगा आपको साथ के साथ ही। अब जो हम फिलहाल पढ़ेंगे वो हम फिलहाल पढ़ेंगे लिगैंड। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है लिगैंड। अब हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, लिगैंड पढ़ेंगे। लिगैंड क्या होते हैं? ठीक है, तो लिगैंड ये कोई उदासीन अणु भी हो सकते हैं, लिगैंड कोई उदासीन अणु भी हो सकते हैं और ये ऋणायन भी हो सकते हैं। उदासीन अणु या ऋणायन होते हैं ये। ठीक है, उदासीन अणु या ऋणायन, तो याद रखिएगा ये कोई उदासीन अणु या ऋणायन होते हैं जिनके पास में होता है, इनके पास होता है, क्या होता है इनके पास? इनके पास होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, तो याद रखिएगा इनके पास होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ठीक है, इनके पास में होता है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी कैसा? इलेक्ट्रॉन का जोड़ा भी ऐसा जिसे परमाणु ने
जिसे इन्होंने बंध बनाने में यूज़ नहीं किया है, जो बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं हुआ है। याद रखिएगा, जो बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं हुआ है, जो बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं हुआ है। मैं अब एग्जाम्पल में लेता हूँ यहाँ, जैसे कि यहाँ मैंने लिया है NH3, तो N के पास में भी 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे बचे हुए हैं जो इसने बंध बनाने में प्रयुक्त नहीं किए, क्योंकि N के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 5, 1 2 3 4 5, और H के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 1। तो यहाँ जो जब ये अपनी वैलेंसी पूरी करेगा, तो वैलेंसी पूरी करने में H की वैलेंसी 1 1 से पूरी हो जाएगी, और नाइट्रोजन जब जुड़ेगा इनसे, तो नाइट्रोजन की जो वैलेंसी होगी वो पूरी हो जाएगी, और फिर भी नाइट्रोजन के पास में 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ये वाले देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों के दोनों ही क्या है, ये है हमारे पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, तो यही क्या है हमारे, यही है एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ लीजिए। जब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास में यहाँ H2O। अब H2O के पास में, O के पास में होते हैं 2, क्योंकि H के बाह्य कोश में होता है 1, मगर O के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। O 1 2 3 4 5 6, मगर H के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 ही होते हैं, और H अपने पूरे कर लेगा 1 लेके 1 दे के, तो यहाँ 2 हो जाएंगे, और O भी इससे पूरे कर लेगा 1 1 इलेक्ट्रॉन लेके, मगर फिर भी इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2 बचेंगे, 1 2 1 2, ठीक है। तो इसके पास में कितने बच जाएंगे जी, 2 बच जाएंगे, मगर ये देगा केवल 1 ही, यहाँ H, और यहाँ हम इसके दिखा देंगे एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। ये 2 है इसके पास में भी, और इसके पास में भी 2 है, ठीक है, याद रह जाएगा आपको, ठीक है। इसके पास में भी कितने हैं, 2। तो यहाँ आप समझ गए होंगे मेरे विचार से कि जो लिगैंड होते हैं क्या होते हैं। लिगैंड वे उदासीन अणु या ऋणायन होते हैं जिनके पास में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पाया जाता है, जिसे वे उपसय संयोजी यौगिक के बनने में केंद्रीय धातु आयन को दान दे देते हैं। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे इसमें लिगैंड के प्रकार। लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं लिगैंड के प्रकार। अब लिगैंड के प्रकार पढ़ना शुरू करते हैं। लिगैंड के प्रकार, लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगैंड मुख्यतः 3 प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में होते हैं हमारे पास में यहाँ एक दंती लिगैंड। जब हम यहाँ फर्स्ट नंबर पे बात करेंगे, तो यहाँ फर्स्ट नंबर पे हमारे जो है वो क्या है, एक दंती लिगैंड। सॉरी गलत हो गया है, सही करते हैं इसे। चलिए हो गया है सही। तो हमारे जो फर्स्ट नंबर पे होंगे वे हमारे क्या होंगे, एक दंती लिगैंड, ठीक है। तो जो हमारे शुरू में आएंगे वे क्या होंगे, हमारे एक दंती लिगैंड हो गए। और जो दूसरे नंबर पे आएंगे वे हमारे होंगे इसमें द्विदंती लिगैंड। द्विदंती लिगैंड। जो तीसरे नंबर पे आएंगे वो हमारे होंगे बहुदंती लिगैंड। और जो हमारे यहाँ सबसे लास्ट में आएंगे फोर्थ नंबर पे वे हमारे होंगे उभयदंती लिगैंड, ठीक है। जो हमारे फोर्थ नंबर पे आएंगे वो हमारे कैसे होंगे, उभयदंती लिगैंड। तो ठीक है, याद रखिएगा जो फोर्थ नंबर पे आएंगे वो क्या होंगे, उभयदंती लिगैंड होंगे। अब एक दंती लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनके पास में केवल एक ही ऐसा दाता परमाणु उपस्थित होता है जो केवल और केवल एक ही लोन पेयर देता है, मतलब एक ही लोन पेयर देता है। तो ध्यान रखिएगा एक दंती लिगैंड में ये आ जाएंगे हमारे पास में, जैसे NH3 था, जैसे H2O था, तो इसमें O के पास में है और इसमें किसके पास में है, N के। तो एक दंती लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनमें केवल एक ही दाता परमाणु उपस्थित होता है। ये जो मैंने आपको दिखाया ये उदासीन है। इसमें ऋणायन भी होते हैं, जैसे कि Cl- है, या दूसरा हमें यहाँ दिया है Br-, या हमें यहाँ दिया हुआ है I-। और यहाँ इसमें जो द्विदंती लिगैंड होते हैं, द्विदंती लिगैंड वे होते हैं जिनके पास में 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, जैसे कि COO- सिंगल बॉन्ड COO-, 2 हो गए हैं।
या इसमें हमारे पास में होता है ये ऑक्सीलेट आयन है, या हमारे पास में होता है एथिलीन डाइमीन, ये होता है उसका फॉर्मूला CH2 सिंगल बॉन्ड NH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये होता है। ठीक है, तो इसे हम EN से भी दिखा देते हैं, इसे EN से शो करते हैं अधिकतर। तो ये जो हमारा ये है, ये हमारा क्या है, एथिलीन डाइमीन। जब हम बात करेंगे बहुदंती लिगैंड की, तो इसमें बहुत सारे दाता परमाणु उपस्थित होते हैं जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म अर्थात इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान देने में सक्षम होते हैं। जैसे कि मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। हमारे पास में जो यहाँ सबसे पहले होगा वो इसमें हम बना देंगे EDTA। ठीक है, जो EDTA होता है वो किस प्रकार का होता है। ठीक है, ये देखिए इसमें CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस सिंगल बॉन्ड CH2 COO माइनस, इस टाइप का बन जाएगा। इसका नाम होता है EDTA। ये है एथिलीन डाइमीन टेट्रा 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट, ये जो ये वाला है। ठीक है, इसी का ही नाम क्या होता है, EDTA एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेट, ये वाला होता है। जो उभयदंती लिगैंड होते हैं, देखिए इसमें मैं आपको 1 मिनट दिखा देता हूँ। बहुदंती लिगैंड में इसमें कितने लिगैंड है, ध्यान से देखिए। ये 1 यहाँ भी है, इसमें कोई सा भी एक दे सकता है, वो दोनों दे सकते हैं, ये दोनों दे सकते हैं, ये दोनों कोई सा भी दे सकता है इनमें से। तो एक दे सकता है, ये एक दे सकता है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो ये जो हमारे पास में है जो बहुदंती लिगैंड है, ये बहुदंती लिगैंड जो है हमारा वो कौन सा है, ये हमारा हेक्साडेंटेट है। हेक्साडेंटेट DENTATE। मैं आपको बता दूं ये हमारा 6 दंतीय लिगैंड है, 6 दंतीय लिगैंड। ठीक है, षष्ठ दंतीय लिगैंड अर्थात इसमें 6 दाता परमाणु उपस्थित हैं। जब हम बात करते हैं किसकी, उभयदंती लिगैंड की, तो उभयदंती लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं मगर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एक बार में देता है, जैसे कि Cn- में। चलिए Cn- को समझिए। Cn- कुछ इस प्रकार से बना होता है, C और N के बीच में होता है ट्रिपल बॉन्ड, N के पास में है 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक O के N के C के पास में पहले से बचा हुआ होता है और एक होता है माइनस का। तो इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है और इसके पास में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। ठीक है, गांधी जी का चश्मा बन गया। इसके पास में भी एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है और इसके पास में भी क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। तो इनमें से कोई सा भी दे सकता है, ये भी दे सकता है और ये भी दे सकता है, दोनों में से कोई सा भी इसमें दे सकता है। तो अगर N इसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दे रहा है तो ये क्या बन जाएगा, साइनाइड बन जाएगा, और अगर C दे रहा है तो बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो उभयदंती लिगैंड वे लिगैंड होते हैं जिनमें 2 दाता परमाणु उपस्थित होते हैं, परंतु केंद्रीय धातु आयन से जुड़ने में केवल एक परमाणु द्वारा ही एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान दिया जाता है। दोनों नहीं देंगे, केवल एक देगा। ठीक है, तो ऐसे लिगैंडों को हम क्या बोल देंगे, उभयदंती लिगैंड। अब उभयदंती लिगैंड के बाद में जो हमें पढ़ना है वो हमें पढ़नी है IUPAC पद्धति। अब जो IUPAC पद्धति है वो हम शुरू करेंगे कल से। ठीक है, कल आपको IUPAC पद्धति मिल जाएगी, तो हम इसे कल से शुरू करेंगे।